गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। आप सभी को कहा गया था कि इलेक्ट्रोस्टेट स्टार्ट होगा, तो आज से हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले कुछ जानना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टेट क्या है। ऐसे पिछले क्लास में हमने बहुत कुछ ओवरव्यू दिया था कि पढ़ना क्या है हम लोग को, क्या तो इलेक्ट्रोस्टेट हम लोग पढ़ेंगे। और आप सभी से है क्या कि आप जितने बच्चे हैं कॉपी जरूर ले लें, और वीडियो पूरा बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। आपको जैसे डेफिनेशन सब चीज लिखा हुआ मिलेगा, उसको लिखेंगे। उससे होगा क्या कि आपका नोट भी तैयार होते जाएगा और जिससे आप आसानी से बोर्ड भी दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप सभी कॉपी खरीद लें। और एक बात दोस्त बिल्कुल मत भूलो, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, और नोटिफिकेशन घंटा जो रहता है उसको जरूर दबा दो। उससे होगा क्या कि आपको इस सीरीज का ए टू सब लेक्चर मिलते रहेगा। और आप अगर लेक्चर को कंटिन्यू पूरा कंप्लीट देखो, लेक्चर को एक बार दो बार नोट बनाओ, समझ नहीं है फिर से रिकैप करके देखो। उससे होगा क्या कि आपका, क्योंकि आपको जो वीडियो मिलेगा एक इंटरवल में मिलेगा, अल्टरनेट मिलेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपका एक बेनिफिट मिलेगा कि एक दिन आप पहले देख लो वीडियो, नोट बना लो, फिर अगले दिन उसको पूरे रिवाइज कर लो, फिर यहाँ हम बताएंगे, फिर समझ में आएगा आपको। इससे क्या फायदा है कि आपका साथ साथ तैयारी होकर चल जाएगा कि एक दिन पढ़ेंगे एक दिन याद भी कर लेंगे। तो अब आपके पास समय भी उतना नहीं है। अगर एग्जाम होता है समय पर तो समय पर एग्जाम नहीं होगा, लेकिन हम लोग तो पढ़ना है, सिलेबस भी बड़ा है, पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टेट। आज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टेट है नहीं। जब अच्छे से बुक पढ़ेंगे तो पढ़ा एक्चुअल में जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और उसको डिवाइड किया गया कुछ पार्ट में। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हुआ है कि हम सिर्फ समझते हैं, जैसे 11th पढ़ते हैं, 11th में एक ही चीज पढ़ने को मुझे मिलता है, मास के बारे में, द्रव्यमान के बारे में। अगर द्रव्यमान पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, उसमें मोमेंटम होता है, वो सारा चीज कहाँ पढ़ते हैं? 11th में। उसी तरह यहाँ जो पढ़ते हैं यहाँ पढ़ते हैं किसके बारे में? चार्ज के बारे में। मतलब चार्ज का जितना फैक्ट है, चार्ज से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सबको पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। कभी चार्ज विराम में रहेगा, कभी चार्ज थोड़ा देर के लिए गति करेगा इंस्टेंट के लिए, कभी चार्ज को गतिशील कराया जाएगा बाहरी ऊर्जा के द्वारा, जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं। इस तरह करके पूरा चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जितने चार्ज से रिलेटेड फैक्ट हैं इसमें पढ़ेंगे हम लोग। वहां मास के में पढ़ते थे। दूसरी बात कि 11th के फिजिक्स में क्या था कि हमको सब चीज दिखाई पड़ता था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ चार्ज किसी ने देखा? तुम्हें से कोई देखा चार्ज? नहीं, हमने तो नहीं देखा चार्ज। लेकिन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में एक ऐसा कॉन्सेप्ट फिट करेंगे, एक ऐसी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, एक ऐसी कहानी सुनाया जाएगा, एक ऐसा लॉजिक दिया जाएगा आपको कि वह चार्ज के पूरे प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फिट बैठ जा रहा है उसमें। फिर हमको भी समझ में आएगा कि अरे ऐसा हुआ तो चार्ज ये रोल की करा। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं और इसके बेसिक से लेकर चलते हैं। एक्चुअली बेसिक होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल लिखते हैं, समझते हैं होता क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक्चुअल में यही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, इसी का पूरे ब्रांच है। इसमें चार्ज क्या क्या होता है देखते हैं। इसको एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। एक को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स।
अब स्टेशनरी मतलब क्या होता है और डायनामिक मतलब क्या होता है वो समझते हैं। स्टेशनरी, एस्थेटिक, यहाँ एक टर्म है एस्थेटिक और यहाँ एक टर्म क्या है डायनामिक। एस्थेटिक मतलब होता है स्थिर, स्टेशनरी क्या होता है इसका मतलब स्थिर, स्टेशनरी। इसमें क्या होगा चार्ज स्टेशनरी होगा और इसमें जो क्या होगा चार्ज मूविंग होगा। मतलब इसमें चार्ज क्या होगा विराम में होगा, स्थिर होगा। इसको क्या बोलते हैं आवेश क्या होगा इसमें स्थिर होगा और इसमें आवेश क्या होगा गतिशील होगा। समझिए फिर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा जाता है, उसका कितना पार्ट है दो। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोडायनामिक। स्टैटिक में क्या होता है चार्ज स्टेशनरी होता है, आवेश क्या होता है स्थिर होता है। लेकिन डायनामिक में क्या होता है चार्ज मूविंग करता है, आवेश गतिशील करता है। अच्छा, अब इसमें टॉपिक क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। पहला टॉपिक, 3-4 टॉपिक इसमें पढ़ते हैं। एक तो यही हो जाएगा जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा टॉपिक हम लोग का है गॉस लॉ। तीसरा टॉपिक है ये क्या है पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा गॉस लॉ, तीसरा कैपेसिटर। हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं इसको स्थिर वैद्युत, दूसरा बोलते हैं गॉस का नियम। तीसरा बोलते हैं संधारित्र। एकदम समस्या नहीं होगा भाई, हिंदी मीडियम में कहीं समस्या नहीं, पूरे हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे। थोड़ा थोड़ा बस ओवरव्यू दे रहे हैं अभी, जब हम लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फिर पूरे हिंदी चलेगा। आप आराम से रहो, बैठो धैर्य से। अब इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें ज्यादा टॉपिक पढ़ना होता है। इसमें पढ़ना होता है अब इस क्या हो गतिशील, तो इसमें पढ़ना होता है करंट। दूसरा पढ़ना होता है मैग्नेटिज्म, करंट धारा। इसको विद्युत धारा भी लिख सकते हैं, धारा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत धारा भी लिखते हैं इसको। मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, तीसरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय। अभी ढेर माथा नहीं, अकल नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल समझना है, सब चीज समझ में आएगा, A to Z चीज समझ में आएगा। चौथा पढ़ते हैं एसी, प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन कहीं कहीं कोई कोई इसका एक टॉपिक और हम पढ़ाते हैं जोड़ के, जो जेई का भी सिलेबस में है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये मतलब कहने का मतलब वो ऐसे बताते हैं, या हम भी बोल रहे हैं आपको बता दें कि पहली चार्ज क्या है, सबका हेड कौन है, सबके बीच में है कौन, चार्ज कौन है, सबके बीच में कौन है, चार्ज है। सबका हेड कौन है इसमें, सारे फैक्ट इसी का पढ़ना है मुझे, इसी के बारे में पढ़ना है। यही है ऑल इन ऑल, यही है, यही चार्ज है, इसी का सब चीज प्रॉपर्टी पढ़ना है। एक में चार्ज क्या होगा, स्थिर होगा, जब स्थिर होगा तो ये सब टॉपिक पढ़ेंगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस का नियम, संधारित्र, कैपेसिटर। जब चार्ज दौड़ेगा, गति में रहेगा, तो पढ़ेंगे करंट, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चौथा क्या एसी। और जब चार्ज नहीं करते पगला जाता है, एक तरह से बहुत तेज स्पीड हो जाता है, बहुत एक्सलरेट कर जाता है, तब इसमें क्या पढ़ते हैं, जिसमें चार्ज क्या होता है, एक्सलरेट कर जाता है, तब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत चुंबकीय तरंगें। आगे समझ में क्या है, मुझे यही सब पढ़ना है, इतना बड़ा सिलेबस है हम लोग का, ये पढ़ना है, इसको नोट कीजिए। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरव्यू मिलते रहेगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, इधर से आप बिहार बोर्ड के एग्जाम दीजिएगा, आप इधर से 20 से 30% क्वेश्चन रहता है। मतलब वॉल्यूम क्या है, एनसीईआरटी का वॉल्यूम फर्स्ट है, इलेक्ट्रोस्टैट सेक्शन से 20 से 30% क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इधर से लेके यहां से लेके इधर तक क्वेश्चन जो रहेगा वह 70 से 80% क्वेश्चन रहेगा। अब क्वेश्चन बैंक देख लेना, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सेक्शन से आपका 20 से 30%, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इधर से लेके इधर से क्वेश्चन जो रहेगा आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स से जो क्वेश्चन रहेगा इस सेक्शन से आपको रहेगा 70 से 80%। मतलब 35 है, 35 में 35 का आधा कितना, 17 कर दीजिए, 17 में 17 का 20%। टोटल कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा 35 ऑब्जेक्टिव रहेगा एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, 35 का 20 से 30% एग्जाम की 35 का 2 भाग, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एनसीईआरटी का। इसमें 17 आधा मान लीजिए 17-18 क्वेश्चन, इससे भी मान लीजिए 17-18 क्वेश्चन, और ऐसा मान के चलते हम लोग तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन, इससे बाकी क्वेश्चन इससे रहेगा। मतलब 17 में 3 क्वेश्चन इससे समझिए, बाकी 14 क्वेश्चन इससे रहेगा। आपको क्वेश्चन बैंक देखिएगा या फिर बताएंगे, हम खुद बताएंगे, क्वेश्चन बैंक समझ में आएगा। फिर यहाँ क्या समझ, और भी समझ में आया तो इसको मिटाते हैं, अब पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। सबसे बड़ा खेल किसका है, चार्ज का है। इसके बिना कुछ नहीं है, सब चीज डिपेंड किस पर है, पूरा एक कॉन्सेप्ट, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पर आधारित है, चार्ज पर। जैसे एलेवेंथ किस पर आधारित था, मास से, यहाँ किस पर आधारित है, चार्ज पर। देखते हैं, मिटाते हैं इसको। अब पढ़ना है चार्ज, पहले हम लोग एटम के बारे में समझते हैं। एटम क्या है, मान लेते हैं ये एटम का ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्लस प्लस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटॉन बोलते हैं। और इसके चारों ओर इस कक्षा में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इसको क्या बोलते हैं, जनरली हम ये जानते हैं कि जितना प्रोटॉन रहता है उतने क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या हम ये जानते हैं कि कोई भी परमाणु में जनरली जो एटम होता है वह क्या होता है, उदासीन होता है। मतलब उदासीन क्या, जितना प्लस उतने माइनस। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम लोग ये जानते हैं बेसिकली कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। और होते किसके हुए, परमाणु संख्या के। होते किसके बराबर है वो, परमाणु संख्या के। तो हम लोग फार्मूला भी पढ़ते हैं, Z बराबर P बराबर E। इस कंडीशन में क्या होता है कि जितने परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। सो क्या हो जाता है, उदासीन होता है। लेकिन इसमें सारा काम किसका पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन का। इस सारा रोल कौन निभाएगा, इलेक्ट्रॉन निभाएगा। अब आता है बात चार्ज का, मतलब इलेक्ट्रोस्टेट का। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट एटम का। इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतने क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, बराबर। परमाणु क्या हो जाते हैं, उदासीन। क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट था एटम्स का। अब हम लोग चलते हैं चार्ज पर। मतलब बेसिक अध्ययन करना मुझे किसका है, चार्ज का। तो चार्ज के बारे में अध्ययन करना है तो इसको समझते हैं चार्ज क्या है। पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टेट क्या है। तो बहुत सारे लोग पढ़ाते जो हैं वो बताते हैं, सीधे बता देते हैं कि चार्ज मतलब वो सीधे इलेक्ट्रोस्टेट बारे में ये बताते हैं
कि इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स का वह ब्रांच है, मतलब भौतिकी की वह शाखा है जिसमें आवेश विराम में रहता है। उनका पढ़ाना यह है, या हम भी पढ़ाते हैं, बताते हैं, लेकिन यहाँ हम खुद एक बताएंगे बात जो आपको भी लगेगा नहीं सही बात है, कुछ तो है इसमें। तो इसमें पढ़ा जाता है कि बताया जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स का वह ब्रांच है या भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम चार्ज के विराम अवस्था का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैट कहलाता है। लेकिन भाई बहुत सारा बात ऐसा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है विराम में रहता है, मानते हैं, आपकी बात मानते हैं कि विराम में रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग इसमें चार्ज चलता भी है। जैसे प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग का, जैसे स्टार्ट होगा चार्ज, उसके बाद हम लोग चार्जिंग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में चार्जिंग पढ़ेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि चार्जिंग तो हो रहा है, लेकिन उसमें एक प्रोसेस है इंडक्शन का, प्रेरण का, तो उसमें तो चार्ज चलेगा, वहां चार्ज मूव कर रहा है। फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया, क्योंकि इसका टॉपिक जो है ना इलेक्ट्रोस्टैट, ये टॉपिक लिखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैट, सबसे बड़ा विवादास्पद यही टॉपिक है में। इसमें जनरली लोग यही बोलता है कि इलेक्ट्रो और स्टेट दो टर्म को अलग अलग करता है। इलेक्ट्रो स्टेट, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टेट मतलब स्थिर, मतलब चार्ज क्या है? स्थिर है, या आवेश क्या है? स्थिर है। लेकिन ये तो हम जब जैसे पढ़ेंगे चार्जिंग के बारे में, इंडक्शन के बारे में, वहां चार्ज तो मूव करेगा। फिर कैसे मेरा इलेक्ट्रोस्टैट हो गया? वहां चार्ज घूम रहा है। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, मान ले जाए एक 10 वोल्ट का है, दूसरा 20 वोल्ट का है, दोनों को वायर जोड़ दिया गया है, और उसमें क्या देखते हैं? उसमें देखते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को चार्ज जा रहा है, वहां फिर ये कॉन्सेप्ट दिक्कत हो जाएगा। फिर इसमें चलती है, चार्ज भी चलता है, कुछ कुछ चार्ज जनरली स्थिर रहता है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट में क्या होता है, चार्ज मूव भी करता है। अब मूव क्या करेगा? जैसे इंडक्शन की बात आएगा, वहां चार्ज मूव करेगा। तो मतलब वह जो चार्ज मूव करता है वह लगातार मूव नहीं करता है। जैसे अगर चार्ज मेरा लगातार मूव करने लग जाए, समझ लीजिए वो लगातार मूव कर रहा है चार्ज, तो वह एक एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा कर रहा है, मतलब बाहरी ऊर्जा के द्वारा कर रहा है। वह बाहरी ऊर्जा मेरा कौन है? बैटरी। वह लगातार चार्ज को चलाएगा, लगातार चार्ज को चलाएगा। जब लगातार चार्ज चलते रहेगा तो वह बन जाता है करंट। क्या बन जाता है? करंट बन जाता है। फिर उसको अलग टॉपिक पर अभी लिखे थे नाम, करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखे थे, पढ़ेंगे अलग। लेकिन इसमें चार्ज लगातार नहीं चलता, चार्ज इंस्टेंट के लिए चलता। कुछ समय के लिए चार्ज चलेगा, फिर चार्ज रुक जाएगा, फिर कुछ समय के लिए चार्ज चलेगा, फिर चार्ज रुक जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये चार्ज का क्या था? इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, इसमें ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स का वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें चार्ज विराम में रहता है। वो विराम में रहेगा, यह गतिशील भी रहेगा। कब? जब तक उस पर कोई बाहरी का ऊर्जा, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर मतलब बैटरी, बाहरी ऊर्जा स्रोत का मतलब ही है जो बाहर से ऊर्जा को देगा, उसका मतलब वो क्या है? बैटरी है। बैटरी के द्वारा होगा। जब तक उस पर बैटरी ना हो तब तक वह क्या है? विराम में रहता है, गतिशील भी रहता है बिना बाहरी ऊर्जा स्रोत के। वो गतिशील रहता है बिना बाहरी ऊर्जा स्रोत के। आप समझ में आया? शायद अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, तो आप सिर्फ उसको ये नहीं कहिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें चार्ज क्या रहता है? विराम में रहता है। साथ में ये बात भी बताइएगा कि विराम गतिशील भी रहेगा, लेकिन वहां कोई बाहरी ऊर्जा काम नहीं करेगा, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी वहां सप्लायर नहीं रहेगा। कौन नहीं रहेगा? एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर, मतलब बैटरी वहां नहीं रहेगा। आया बात समझ में? अब ऐसे नहीं बताना है किसी को। सबसे जो भ्रम था, सबसे जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा था ब्रेन में, अरे यार तो ऐसे हम लोग सर पढ़ा दिए चार्ज विराम में रहता है, अभी यही बता रहे हैं कि जैसे चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है, बोले इसमें बोल रहे हैं अरे ये चार्ज आएगा, इससे अट्रैक्शन हो जाएगा, उसका रिपल्सन हो जाएगा, फिर ये कॉन्सेप्ट खुद अलग हो गया। आखिर इसमें बात क्या है? तो उसका बात यह है कि चार्ज विराम में रहती है या गतिशील भी रहती है। कब? जब तक उस पर एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर मतलब बैटरी ना जुड़ा हो। आगे समझ में? अब कहीं डॉट नहीं है, आया समझ में? अब इसे लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे अब इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैट भौतिक विज्ञान की वह शाखा या फिजिक्स की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें आवेश विराम में रहता है या आवेश गतिशील भी है, तो बिना बाहरी ऊर्जा आपूर्ति के। बाहरी ऊर्जा में कौन आता है? बैटरी। डेफिनेशन यही है। इलेक्ट्रोस्टैट भौतिक विज्ञान की वह शाखा है
जिसमें आवेश विराम में रहता है या आवेश गतिशील भी है तो बिना बाहरी ऊर्जा आपूर्ति के, मतलब बैटरी के। अब समझते हैं इसमें ऊर्जा चार्ज का क्या रोल है। मतलब सबसे पहले ये जानती है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर जो लिखना है उसको मत लिखिएगा। बेसिकली चार्ज क्या है, मतलब इलेक्ट्रोस्टेट बेसिकली स्टडी ऑफ बेसिकली स्टडी ऑफ किसका है, चार्ज का है। चार्ज में क्या क्या होता है हम जानते हैं। चार्ज क्या होता है, दो टाइप का, एक प्लस दूसरा माइनस। अच्छा, दो टाइप चार्ज होते हैं। तो अगर हम जानते हैं अगर प्लस माइनस हो एट्रैक्शन या माइनस प्लस हो तो एट्रैक्शन, इसको बोलते हैं प्यार। एट्रैक्शन, प्लस प्लस माइनस माइनस दुश्मनी। इसमें आदमी की तरह एक्सेप्शन केस नहीं है, आदमी का अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, समझते हैं ना आप लोग। आदमी में है ऐसा भी चलता है, लेकिन चार्ज में ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं समझ रहे हो आप, समझते हैं सब बात ही सब। इसमें क्या होता है कि प्लस और माइनस रहेगा एट्रैक्शन होगा, माइनस और प्लस साथ एट्रैक्शन होगा, लेकिन जब प्लस और प्लस चार्ज रहेगा दुश्मनी होगा, माइनस और माइनस होगा तो दुश्मनी होगा। चार्ज में ऐसा होता है, आदमी में ऐसा नहीं होता। आदमी तो ये भी चलता है। ये था बेसिक। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं, चार्ज होता है क्या वो लिखते हैं। देखिए अब चार्ज, देखिए आवेश के बारे में। आवेश भी पदार्थ का आंतरिक गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज के रहने की वजह से कोई बॉडी अपने ऊपर वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फील्ड को अनुभव कर सकता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आगे हम क्या पढ़े, आवेश भी पदार्थ का कैसा गुण है, आंतरिक गुण है। चार्ज के रहने की वजह से कोई बॉडी अपने ऊपर वैद्युत बल को क्या करता है, अनुभव कर सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। यह कैसी राशि है, तो आवेश अदिश राशि है। यह बीजगणित योग का पालन करता है। बीजगणित योग मतलब क्या, कि अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें 2q है, इसमें 3q है, ये प्लस है ये माइनस। इससे अगर एक आवेश इस पर लाकर दे देंगे, मतलब इसमें और जोड़ लीजिए, ये 2q है माइनस 3q है, इसी तरह माइनस 4q है। एक पूरा बॉडी इस तरह का बॉडी है, इसमें इतना बॉडी है, इसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 4q प्लस में भी ले लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। 4 2 6, 6 क्या हो गया प्लस में, माइनस में 7, -1, मतलब आवेश कैसा हो जाएगा, -q हो जाएगा इस बॉडी पर आवेश। इसको कैसे जोड़ते हैं, अलजेब्रा का जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं इसको, अलजेब्रिक सम। कहने का मतलब यही था इसका। आवेश कैसी राशि, अदिश राशि है, या बीजगणित योग का क्या करता है, पालन करता है। लिखिए इसको, लिखिए, फिर और लिखते हैं इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। लिखिए, देखिए देखिए, अगर कोई बॉडी है, एक पर +10 कूलम है, दूसरे पर -20 कूलम है, यहाँ जो है मैग्नीट्यूड है प्लस, इसका चिन्ह हम जानते हैं कितने प्रकार चार्ज होते हैं, 2, एक प्लस दूसरा माइनस। ये प्लस जो है सर +10 कूलम है, इस पर -20 कूलम है। इसके में जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं बॉडी को, तो इसका चिन्ह को नहीं लिया जाता है। मतलब इसके परिमाण में, इस 20 में ये माइनस क्या बताता है, ऋण आवेश, और ये प्लस क्या बताता है, धन आवेश। इसमें ऐसा मैथ वाला नहीं सोच चलेगा कि मैथ में माइनस हो गया तो कम हो गया, प्लस हो गया तो ज्यादा हो गया, ऐसा बात इसमें नहीं है। यहाँ माइनस ये चीज बताता है कि इस पर ऋण आवेश है, निगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है। तो ये लिखे हैं कि अगर हम दोनों को तुलना करें इसके परिमाण के हिसाब से, तो इसके चिन्ह को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब अगर Q1 का वैल्यू कितना आएगा, 10 कूलम, Q2 कितना आएगा, 20 कूलम, जिसे मॉड में डालते हैं तो मॉड में वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो Q2 क्या है, बड़ा है, और Q1 क्या है, छोटा है। मतलब यहाँ माइनस चिन्ह को नहीं लिया जाएगा। माइनस भी है तो ऋण है, ऋण आवेश है उस पर, और इसमें प्लस है तो धन आवेश है। यहाँ आवेश की बात हो रहा है, और सारा चीज डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। और इलेक्ट्रॉन का हम जानते हैं कितना होता है वैल्यू, 1.6 × 10⁻−19, और प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19। मतलब इलेक्ट्रॉन का भी मान होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलम, और प्रोटॉन का भी होता है 1 + 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब आप ही समझो, जब बराबरे चार्ज है, सिर्फ चिन्ह में अलग अलग है,
ये हमेशा क्या हो जाएगा ज़्यादा, ये हमेशा क्या होगा कम होगा। तो यहाँ इस माइनस चिन्ह को हम ले आ नहीं जाता, माइनस चिन्ह को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। यहाँ माइनस चिन्ह हमने हटा दिया, मॉड में डाला, प्लस 20 निकला। तो Q2 का मान क्या होगा ज़्यादा होगा और किसका मान से Q1 के मान से ज़्यादा होगा। आया समझ में ये? मतलब माइनस चिन्ह को लिया नहीं जाता, मैग्नीट्यूड जब बताएंगे तो माइनस चिन्ह को क्या कर देंगे हटा देंगे, प्लस चिन्ह को भी हटा देंगे। मतलब सिर्फ उसके परिमाण को लिया जाता है, सिर्फ किसको लिया जाता है इस वैल्यू को लिया जाता है, सिर्फ इस वैल्यू को लिया जाता है, माइनस को नहीं लिया जाता है। इसलिए यहाँ मॉड में डाल के लिखा गया है। आया समझ में? लिखिए इसको, नोट कीजिए, मिटाते हैं इसको। देखिए अब SI यूनिट, इसका SI मात्रक क्या होता है कुलाम होता है। इसको एम्पियर सेकेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर सेकेंड भी बोलते हैं। सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कुलाम। इसका बीमा होता है AT या IT, जहाँ A क्या है एम्पियर, T क्या है समय और I क्या है धारा। आवेश को Q या स्मॉल q से सूचित किया जाता है। सिंपल टर्म है, प्रॉपर्टी सब इसका लिखते जाइए। लिखिए, मिटाते हैं, आप सभी को लिखिए। देखिए 1 कुलाम बराबर 3 गुना 10⁻9 स्टेट कुलाम होता है। ये रिलेशन है। क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है इससे। बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है कि 1 कुलाम में कितने स्टेट कुलाम होते हैं। 1 कुलाम में 3 गुना 10⁻9 स्टेट कुलाम होते हैं। याद कर लीजिएगा इसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है यहाँ से बिहार बोर्ड का। आवेश का ऐसा मात्रक कुलाम जो है, कुलाम वह बहुत बड़ा मात्रक है जो वास्तविक में संभव नहीं हो पाता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है इसका? 1 मिली कुलाम 10⁻³ कुलाम, 1 माइक्रो 10⁻6 कुलाम, 1 नैनो 10⁻9 कुलाम, 1 पीको 10⁻12 कुलाम। आवेश का व्यवहारिक मात्रक एम्पियर घंटा है और एम्पियर घंटा का यहाँ वैल्यू लिखा गया है। 1 एम्पियर घंटा में 3600 क्या होता है कुलाम होता है। आप सभी बच्चे इसको कॉपी में नोट कीजिए और लिखिए। अरे क्या लगता है इसको लिख लेगा तो एक फेयर भी बनते नोट भी बनते चल जाएगा, तो एक पॉइंट कवर हो रहा है, एग्जाम में काम आएगा। आप इसको लिखें, पढ़ें अच्छे से और कोशिश कीजिए कि इसको देखिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, एक टर्म समझ में आएगा और एकदम बेसिक से बता रहे हैं। आप इसको नोट कर लें, फिर पढ़ें इसको और इससे बेनिफिट मिलेगा आपको। एग्जाम है, एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। और दोस्त को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बटन दबाइए। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि आपको रेगुलर वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। और दूसरी बात, 12th वाले आप अभी 11th में चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स, वहाँ लॉग या जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ देखिए। वहाँ डिफ्रेंशिएशन पढ़ाएंगे, वो देखिए इसी चैप्टर में यूज होगा डिफ्रेंशिएशन का और कैलकुलस का पार्ट यूज होगा इंटीग्रेशन का। तो आप पहले वहाँ देखिए, कुछ मेंसुरेशन का भी टॉपिक है, हम वहाँ पढ़ाएंगे अभी, और आप वहाँ भी देखते रहिए, यहाँ भी देखते रहिए। इससे बेनिफिट आपको मिलेगा, समझने में आसानी होगी। समझे ना? ठीक है दोस्त, आज भर इतने हैं, धन्यवाद।